मित्रों नमस्कार। मैं वैद्य हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान, मोतीपुर का खेड़ा, रायला, भीलवाड़ा, राजस्थान की ओर से आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज मैं आपको ब्रेन कैंसर या ब्रेन ट्यूमर के बारे में जानकारी देने वाला हूं। ये ब्रेन ट्यूमर सामान्य बोलचाल की भाषा में जो मस्तिष्क का कैंसर हो जाता है वो भी ब्रेन ट्यूमर कहलाता है, और बिनाइन यानी कि जिसमें कैंसर नहीं है, ऐसी कोई सिंपली गांठ हो जाए, वो भी ब्रेन ट्यूमर कहलाता है। तो ब्रेन ट्यूमर अगर होगा तो डॉक्टर, अगर कैंसर होगा तो ब्रेन ट्यूमर कैंसर कहा जाएगा। पूरा जो मतलब जो पुकारा जाएगा, उसका जो शाब्दिक जो उच्चारण होगा वो मतलब कैंसरस ब्रेन ट्यूमर या नॉन बिनाइन ब्रेन ट्यूमर, या सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए क्या है कि मस्तिष्क का कैंसर है। ये आपको याद करना, ध्यान रखना है पूरा। अब ये पहले समझ लें पर सामान्य कैंसर का जो ट्यूमर है उसको। सामान्य कैंसर, क्योंकि सिर में जो आपको कैंसर आया है ब्रेन में, वो एक्चुअली ब्रेन में डेवलप नहीं होता है ज्यादातर, मतलब 90% केसेज में वो अगर आपके पहले कहीं फेफड़े में कैंसर है तो वहां जाके शिफ्ट हो जाएगा। तो ये मतलब एक तरह से सेकेंडरी, मतलब जो शब्द काम आएगा वो आएगा कि भाई आपके ब्रेन में सेकेंडरी कहलाएगा वो। और वो चूंकि कई जगह से किसी दूसरी जगह से शिफ्ट होके आया तो वहां जो था, जैसे उदाहरण के लिए आपके फेफड़े में सार्कोमा कैंसर था और ब्रेन में ट्यूमर बन गया, तो उसका जो रीजन था वो आपके फेफड़े का जो सार्कोमा था तो वो लंग सार्कोमा कहलाएगा। मतलब उसकी जो सेल्स है, उसकी जो कोशिकाएं हैं, उसका जो उसकी जांच की जाएगी बायोप्सी के द्वारा या अन्य किसी भी ब्लड टेस्ट के द्वारा, तो उसको टेक्निकल भाषा में एलोपैथी के जो डॉक्टर्स हैं, जो पैथोलॉजिस्ट जो है, वो उसको सार्कोमा कैंसर कहेंगे। अब आप और उसको लंग सार्कोमा कहेंगे। तो आप इस चक्कर में ना पड़ेंगे साहब मस्तिष्क में तो कैंसर है और फेफड़े की बात कर रहे हैं, नहीं, ये कैंसर की जो टेक्निकल भाषा है वो यही है। जैसे आपको लीवर में है, मान लो ब्रेन में शिफ्ट हो सकता है। अब महिलाओं में जो ब्रेन कैंसर है वो इन दिनों में बहुत तेजी से फैल रहा है। पहले महिलाओं में ब्रेन ट्यूमर, जो कैंसर का जो ट्यूमर है वो बहुत कम हुआ करता था, परंतु आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि उनको जो ब्रेस्ट कैंसर है या जो उनका सर्विक्स कैंसर है या उनका जो यूट्रस कैंसर है, उसकी जो सेल्स है, इसका जो शिफ्टिंग रूट है वो साइंटिस्टों ने बिल्कुल पता लगा लिया है। पुरुषों में भी जो ब्रेन ट्यूमर होता है वो आफ्टर मतलब सर्वाइवल कैंसर, जो आपका जो रीढ़ की हड्डी का जो कैंसर है उसकी वजह से, या आपके फेफड़े का जो कैंसर है उसकी वजह से, ये मतलब वहां शिफ्ट होता है। या बहुत सारे लोगों में माउथ कैंसर के मैटर में भी मतलब ये ब्रेन में पुरुषों में शिफ्ट होने लगा, परंतु महिलाओं में ज्यादातर बच्चेदानी का कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, इनकी वजह से मतलब ये जो ब्रेन ट्यूमर है वो, जो कैंसर वाला ब्रेन ट्यूमर है वो होने लगा है। अतः मैं आप लोगों से कहता हूं कि कैंसर का पता चलते ही आप अपनी गतिविधियों का पूरा ध्यान रखें, उसको आगे शिफ्ट ना होने दें। अगर कैंसर आपको होता है तो आप तुरंत श्री नवग्रह आश्रम आ सकते हैं। शनिवार और रविवार को 8 बजे कैंसर की क्लास होती है, और इस ब्रेन ट्यूमर कैंसर का नवग्रह आश्रम पर बहुत अच्छा इलाज है, बहुत सक्सेसफुल इलाज है, और यहाँ 60% से अधिक लोगों का जो ब्रेन ट्यूमर कैंसर है वो ठीक हो जाता है। इसमें आपको घबराने की बहुत अधिक जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों से पुनः अनुरोध करता हूं, आप लोग आए और नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान आपकी सेवा में तैयार है। मित्रों, मैं आज आपको समझाने वाला हूं कि ये जो PD1 और CTLA4 नाम की जो दो प्रोटीन है, इनके काम करने की क्या धारणा है, मतलब ये है क्या बेसिकली, इसको मैं आपको काफी डिटेल समझाने की कोशिश करता हूं। और ये कैंसर चिकित्सा में एक माइलस्टोन है, एक मील का पत्थर है। सबसे पहले बात करते हैं अपन CTLA4 की। और CTLA4 से पहले, अगर आपको कभी आपने कैंसर के बारे में कभी कोई साइंटिफिक लैंग्वेज में या विज्ञान का कोई अगर जानकारी पढ़ी हो तो उसमें टी सेल करके एक शब्द आता, टी सेल।
आपकी बॉडी के अंदर टी सेल्स बनते हैं जो कि कैंसर कोशिकाओं को समझने के लिए, अगर आप टी सेल नहीं समझते हैं तो कैंसर कोशिकाओं को नहीं समझ सकते, यानी कि वो इसकी एक प्राथमिक वो चीज है, मतलब सीरम। तो अब ये जो आपकी नियामक टी सेल कोशिकाएं जो होती है आपकी बॉडी के अंदर, जो टी सेल्स, यानी कि आप इसको बहुत सामान्य तरीके से समझे हैं कि आप इसको बहुत बिल्कुल लेमैन की तरह समझाता हूं, आपके शरीर में कैंसर हो गया। अब कैंसर हो गया तो उस कैंसर में इसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो रोल है, मतलब ये जो एंटीजन प्रोजेक्टिंग सेल्स जो है आपकी बॉडी के अंदर, एंटीजन मतलब प्रोजेक्टिंग सेल्स जो आपकी है, ये प्रेजेंटिंग सेल्स क्या करती है कि एक CD80 और CD86 जो कि इन कोशिकाओं की जो सरफेस होती है, जो कैंसर कोशिकाओं की सरफेस होती है, उसको कवर्ड कर लेती है। कवर्ड करने का कारण यह होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो कैंसर सेल है उनके अंदर CTLA4 जो इसका जो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स, मतलब ये इसका जो फुल फॉर्म है उस तरीके से होता है। ये प्रोटीन है, मतलब ये 4 इस तरीके के एक प्रोटीनों का एक समूह है, एक ग्रुप है, जो आपकी उस कोशिका के अंदर CD152 का एक समूह होता है। CD152 का एक पूरा ग्रुप होता है। उस ग्रुप में से ये 4 तरह की के जो प्रोटीन है, मतलब आपका CTLA4 एक ग्रुप है, मतलब छोटे छोटे 4 प्रोटीन का एक ग्रुप है, और ये मिलकर एक प्रोटीन बनता है। यूं समझ ले इसको सरल तरीके से। तो वो आपके ये जो मतलब प्रोटीन रिसेप्टर जो ये जो प्रोटीन है आपकी कोशिका में जाके रिसेप्टर का काम करने लग जाता है और उसको रिसेप्टिंग मतलब वो सेंस देने लग जाता है, उसको सुरक्षा करने लग जाता है कैंसर की, मतलब कैंसर सेल्स की, जो कैंसर सेल्स है, जो कैंसर की कोशिकाएं हैं, उनको मरना भुला देता है, मतलब उनका DNA चेंज कर देता है या उनकी आदत भुला देता है कि भाई तुम्हें तो नहीं मरना है। अब ये उसकी मौजूदगी की वजह से, CTLA4 की प्रेजेंटेशन की वजह से, तो अगर आप CTLA4 देना बंद कर देते हैं आपकी कोशिकाओं को, बस आपने कैंसर को मार दिया। अब जो डॉक्टर हॉन्जो, डॉक्टर एलिसन ने जो रिसर्च किया जिस पर उनको नोबेल प्राइज मिला, वो रिसर्च ही बेसिकली यही था कि आप अगर ये जो अनाज है या जो दालें हैं जिनके अंदर ये CTLA4 नाम का प्रोटीन जो पाया जाता है, या ये जो CTLA4 और PD1 जो आपका जो वो है, इसको मतलब आपके शरीर से PD1 जो ये भी एक तरह का एक समूह है, इसको भी मैं शॉर्ट में आपको, ये जो मेलेनोमा जो मेलिग्नेंसी जो आपकी बॉडी के अंदर है, वो मेलेनोमा सेल्स जो है उसमें ये उनके मरने के लिए एक अवरोधक का काम करता है, एक स्पीड ब्रेकर का काम करता है, मतलब एक बैरियर के रूप में काम करता है। नहीं साहब मैं नहीं मरने दूंगा। और कोशिकाओं, और कौन कोशिका मरना चाहेगी? कोई नहीं मरना चाहता दुनिया में, प्राणी मात्र, जीव मात्र, और हर कोशिका में जीव है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो ये है कि ये आपका जो PD1 है ये भी एक ब्रेकर का काम करता है, और आपका CTLA4 है वो उसमें जो आपकी जो टी सेल्स है उनका DNA चेंज करके, उनकी आदत चेंज करके उनको मरना भुला देता है। तो मारना जरूरी है कैंसर कोशिकाओं को। तो इसलिए मैं आपको आज वापस ये आप अगर मेटास्टेटिस जो आपका है, मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो कैंसर का जो डेवलपमेंट है, उसको अगर हो गया सो तो हो गया, परंतु अब उसको अगर आपको ब्रेक करना है, उसको तोड़ना है उसका सिस्टम को, तो आपको गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, सोयाबीन, चवला, चावल, अरहर, तुअर, ये इस तरीके के जो अनाज और दालें हैं उनका सेवन बंद करना पड़ेगा। और जो ही आप उनका सेवन बंद करते हैं तो एक निश्चित समय के बाद में आपकी उन कोशिकाओं में जो इस प्रोटीन की कमी आएगी, क्योंकि ये कोशिकाएं इस प्रोटीन को खाती रहती है, उनकी डाइट है, तो खाएगी खाएगी खाएगी, एक बात खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा तो नया आप नहीं दोगे, तो उन कैंसर सेल्स को उस भूख की वजह से मरना पड़ेगा। ये उसका एक वैज्ञानिक रीजन है। तो मित्रों, मैं सोचता हूं कि आप बिल्कुल इस बात को वैज्ञानिक तरीके से समझ गए होंगे।
कैंसर ज्यादा ठीक क्यों होता है? कभी सोचा क्या आप लोगों ने? इसका नाम अच्छा है इसलिए। कभी आपके दिमाग में आया क्या एलोपैथी से तो कैंसर ठीक नहीं होता? केवल 2.8% उसकी सर्वाइवल रेट है। 3% पकड़ लो अधिकतम, मतलब 100 लोग अगर बीमार होते हैं, इलाज लेते हैं, तो 100 में से 3 लोग ही 6 साल तक जिंदा रहते हैं। और जो आयुर्वेद से इलाज लेता है वो कई सालों तक जिंदा रहता है। और कई अधिक लोग, जैसे उदाहरण के लिए मैं इसका छोटा सा उदाहरण बताऊं, नवग्रह आश्रम से अगर आप ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट लेते हैं, ध्यान से सुनना इस बात को, नवग्रह आश्रम से अगर कोई बंदा ब्लड कैंसर का अगर ट्रीटमेंट लेता है तो मैं उसके नहीं मरने की गारंटी लेता हूं ऑन स्टैम्प। बोलो कारण क्या? कारण और कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो अपने ब्लड सेल सुधार रहा है। वो इस गिलोय की वजह से हो रहा है, वो उस विंकरोनिया की वजह से हो रहा है, वो उस ग्वारपाठे की वजह से हो रहा है, वो उस गौमूत्र की वजह से हो रहा है, वो उस हल्दी की वजह से हो रहा है, क्योंकि हल्दी के अंदर कर्क्यूमिन है। मतलब बेसिकली एलोपैथी कर क्या रही है? एलोपैथी एक बहुत बड़ी भयंकर गलती कर रही है कि एलोपैथी अपने लाभ के चक्कर में, खुद के लाभ के चक्कर में, मतलब वो इन चीजों को डिकोड नहीं कर पा रही और वो केमिकल की तरफ जा रही, क्योंकि पैसा तो केमिकल से आएगा। अब वो उन डॉक्टर साहब को अगर आप कहो कि डॉक्टर साहब मेरे को विन क्रिस्टिन विन ब्लास्टिन चाहिए, तो वो कहेंगे सर 1.5 लाख रुपया एक कीमोसाइकिल का लगेगा। अब इसका कितना रुपया लगा सकते हैं अपन? ज्यादा से ज्यादा मैं मान लो लूटना भी चाहूं आपसे तो 2 रुपए से ज्यादा से क्या दोगे आप इसका? फिर मैं लूटना भी चाहूं आपको और यार भैया ये तो संजीवनी है, ले 5 रुपए ले ले यार, और क्या? तो फिर इस पे आ जाओ ना आप। तो आज ब्लड कैंसर में हमारा 98% रिजल्ट है। 98% पेशेंट हमारे यहां ब्लड कैंसर वाले ठीक होते हैं। प्रोस्टेट कैंसर मैं दावे के साथ कहता हूं 78% से ज्यादा प्रोस्टेट कैंसर वाले ठीक होते हैं। किडनी लीवर आराम से 57-58% लोग ठीक होते हैं। सबसे कम कौन होता है? या तो माउथ कैंसर वाले या रेक्टम कैंसर वाले, वो 25% से ज्यादा ठीक नहीं होता है। कारण ये उनकी खुद की आदत है। वो भी चाहे तो ठीक हो सकते हैं, परंतु वो क्या, वो थोड़े मतलब ये खा लूं, वो खा लूं, ये कर लूं, हाइजीन और कई चीजें मतलब होती है जिसका वो ध्यान नहीं रख पाते। तो वो नहीं है तो नहीं है, मैं तो स्वीकार कर रहा हूं। माउथ कैंसर भैया 25% ही ठीक होंगे, रेक्टम कैंसर भैया 25। आप कब्जी करना खत्म कर दो और आप मुंह से खाना बंद कर दो, आप टोटल चीजें पीना शुरू कर दो, और आपके मुंह के अंदर जो ये आइसक्रीम की जो आती है, माउथ कैंसर वालों को बता रहा हूं, आइसक्रीम की जो लकड़ी की नहीं आती चम्मच, वो ऐसी चम्मच खरीद लिया आधा पौन किलो और आप 3 चम्मच जैसे फंसा दिए अंदर, फिर चम्मच के बीच में चम्मच फंसाते जाओ और थोड़ा ये गाय का घी और गौमूत्र, देसी गाय का गौमूत्र, देसी गाय का घी और एलोवेरा और उसमें थोड़ा सा बाम मिला दो और उसको करके आप ये पोर्शन करता है मुंह को खोलने के लिए, ये जिम्मेदार है। और यहां से खींचेगा तो कुछ नहीं होगा, ये यहां से खुलता है मुंह, इस जगह से, ये जो जगह यहां आप उसकी मॉलिश करते रहो और थोड़ा थोड़ा उसको ठोकते रहो अंदर, फिर दूसरी वो रखो, फिर ठोक दो, ऐसे ऐसे धीरे 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 खुलता जाएगा मुंह। तो एक दिन आपके मुंह में भी रसगुल्ला चला जाएगा। फिर आपको चीजें पीनी है, खानी नहीं है। माउथ कैंसर के पेशेंट को चीजें पीनी है, सबकी सब। रोटी भी पीनी है उसको, मतलब उसको मिक्सी में डाल के ग्राइंड करके उसको छाछ के साथ या दही के साथ या जो भी चीज आपके साथ है आप उसको करना शुरू कर दो, अपने आप हो जाएगा। मतलब गलती कहां हो रही है? गलती सिर्फ इस बात की हो रही है कि ये जो ज्ञान है ना, ये आदमी तक पहुंच जाना चाहिए। इसलिए एलोपैथी की वो नहीं है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप इसको अदरवाइज मत लेना। एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूं। तो अभी पिछले संडे की बात बता रहा हूं, वो कंप्लीट होकर आई, मतलब अपने यहीं से दवाई ली और वो ठीक होगी। लेकिन यहां तो मैं नहीं कर सकता था क्योंकि उनके भी पापी पेट का सवाल है। शानदार कपड़े पहनते, टाई वाई लगाते हैं, मतलब पूरा सिस्टम है, कार वार ये सब पूरा जमाजम तो होता ही है। जहां पैसा है वहां जमाजम है। तो वो जब हम अंदर बैठे थे तो मैं डॉक्टर साहब बोले यार प्लीज इंटरव्यू मत करो यार। तो मैंने मतलब ये बदरी तो पहले ऊपर इसको, ये तो मतलब किसी काम से ऊपर ही गया था। तो मैंने कहा चलो, तो मैं खुद गया जल्दी से जाके, इससे चोरी छुपे उनका अनाज डलवाया कबूतर का और वापस लाके ऑफिस में बिठा दिया। मैं कहा चलो नहीं करेंगे। मैं कहा ईमानदारी से तो बात करो डॉक्टर साहब, आपके वास्तव में सर्वाइवल रेट कहां है? जो अब सच बता रहा हूं मैं, उन डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं पिछले 20 साल से ऑन्कोलॉजिस्ट हूं। आज की तारीख में मेरे पास 20 लोगों के नाम नहीं है गिनाने के लिए कि वो लोग जिंदा है। और हम केवल 10 साल से, ये नवग्रह आश्रम 10 साल भी नहीं हुए, 9 साल के बाद आज की तारीख में मैं 1.5 लाख लोगों का डाटा मेरे पास है।
1.5 लाख लोगों का डाटा मेरे पास है जो लोग आज जिंदा है। हालांकि पेशेंट यहां भी खूब आए होंगे, 2 लाख 3 लाख 4 लाख आए होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबके सब जिंदा है, परंतु उसमें वो माउथ कैंसर वाले, रेक्टम कैंसर वाले भी थे, वो उसमें ये उस अंधाता जैसे भी थे जो अपनी पत्नी को धक्के लगाता, उसमें आप जैसे लोग भी थे कि मैं तो शाम को 1 क्वार्टर तो लगेगा साहब अपना, नहीं तो मैं तो दवाई नहीं लेता हूं। ऐसे भी ब्लैकमेल करते हैं कैंसर पेशेंट, नहीं आज तंबाकू खिला दिया, नहीं तो मैं तो दवाई नहीं लूंगा, जैसे कोई मेरी गदी उजाड़ में जा रही है। मतलब परिवार वालों को भी ब्लैकमेल करता है। मतलब कई है ऐसे पेशेंट, चोरी छुपा दिन में, मतलब बाजार में जाके कुछ खा के आ जाएंगे। मतलब वो एक भय है, अफ्रेडनेस है मौत के प्रति वो। ओके, अब ठीक होने वाले मैटर पर क्यों ठीक होते हैं? अपन बायो हैं, ये मेडिसिन बायो है, बायो को बायो ही काम करती है। कंटिन्यू मेडिसिन लेने से आपके दिमाग में एक क्या कहते हैं, एक इरिटेशन आ जाता है, एक एंजाइटी आ जाती है, एक डर आ जाता है, एक चिड़चिड़ाहट आ जाती है कि नहीं यार मैं तो ये नहीं लूंगा। परंतु मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं कि अगर बेटा आपने ही पैदा किया तो बड़ा आपको ही करना पड़ेगा, कोई अनाथालय वाला बड़ा नहीं करेगा। तो कैंसर अगर आपने पैदा किया है, कैंसर का अगर जनक आप हैं, तो फिर कैंसर को पालना भी आपको ही पड़ेगा, मारना भी आपको ही पड़ेगा, हटाना भी आपको ही पड़ेगा। मतलब इसमें किसी का कोई दोष नहीं, आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते कि तेरी वजह से मुझे ये हुआ। और कैंसर तो कोई पैदा कर ही नहीं सकता। मैं चाहूं तो आपको HIV कर सकता हूं, चाहूं तो कोविड कर सकता हूं, चाहूं तो TB कर सकता हूं, चाहूं तो चर्म रोग कर सकता हूं, परंतु मैं चाहूं मैं घोड़े खोल लूं मेरे तो आपको कैंसर नहीं कर सकता, क्योंकि कैंसर कोई छूत की बीमारी तो है ही नहीं, कैंसर कोई देने वाली बीमारी तो है ही नहीं, कैंसर तो लेने वाली बीमारी है, जो आप नहीं चाहोगे तो आप नहीं ले सकते हो। सीधी सी बात, आप तंबाकू नहीं खाओगे तो नहीं होगी। अब ये ठीक होने का जो क्रम है वो ये होता है कि आपकी जो कोशिकाएं हैं जिनके अंदर कैंसर मौजूद है, जिनका DNA बदल गया, उनको आपको PD1 और CTLA4 खिलाना बंद करना। नंबर 1 पहला काम हो गया। क्या खिलाना? इसका फोटो कैसे लेना, इसको ज्यादा समय खराब करने की जरूरत नहीं है। आपको मूंग खाना है, सिंगाड़ा खाना है, कुट्टू खाना है, रागी खाना है, राजगिरा खाना है, सामा खाना है। ये जो उपवास में जितनी चीजें जो अपन खाते हैं वो सब चीजें आपको खानी, ठीक। और अपने अगले बेटे भी खाते थे, ये कोई नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको सांप खाना है, गोयरा खाना है, ये छिपकली खानी है, कोई नई चीज खाने की नहीं कह रहा हूं। नंबर 1। नंबर 2, अब 1929 में एक नोबेल प्राइज मिला डॉक्टर वारबर्ग को। 1929 में उन्होंने 2500 पेशेंट ठीक किए कैंसर के। 2500 पेशेंट उन्होंने 1931 में ठीक किए। किस चीज से? अलसी से, अलसी के तेल से, और गाय के दूध के पनीर से, और मछली से, फिश से, ठीक है। क्योंकि इन तीनों में क्या होता है? ओमेगा 3। और ओमेगा 3 जहां है वो ऑक्सीजन का भंडार है। मतलब आपकी बॉडी, वापस वही अनुपान शब्द का मैं ले रहा हूं, यानी कि आपकी बॉडी में अगर ओमेगा 3 पहुंचा रहे आप, तो आपकी ऑक्सीजन 10 टाइम काम करना शुरू कर। और इन्होंने उस समय एक लॉजिक दिया था कि 48 आवर्स तक, 48 घंटे तक, जो शहर में रहते हैं वो लोग कान खोल के सुन लो, और खासतौर से मतलब आपके दिल्ली वाले तो सुन ही लो, अगर 48 घंटे तक आपकी कोशिकाओं को अगर 35% ऑक्सीजन भी कम दिया जाए तो आपकी कोशिकाएं अपना DNA चेंज कर लेती है, मतलब कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। केवल 48 आवर्स। और कम कितना देना ऑक्सीजन? 35%। आप ऑक्सीजन में, मतलब आपने अपने बॉडी को कैंसर में कन्वर्ट कर लिया। मैं आपको बताने वाला हूं दमा बेल के औषधि उपयोग, यानी कि टाइलोफोरा एस्टमेटिका जो ये है, इसका पहला जो सर्वाधिक उपयोग है वो है ब्रोंकाइटिस, मतलब यानी कि फेफड़े संबंधी जितने मतलब रोग हैं, जो प्रमुख जो रोग है वो होता है श्वास, यानी कि दम का चढ़ना। मतलब आदमी को प्रॉपर ऑक्सीजन उतनी मिल नहीं पाती जितना उसको ऑक्सीजन चाहिए। तो इसके पत्ते में एक ऐसा केमिकल होता है कि ये टाइलोफोरा में, तो वो क्या करता है कि कैंसर की जो डैमेज सेल्स होती है, जो खराब कोशिकाएं हो चुकी होती है, जो कमजोर हो चुकी होती है, उनको मतलब ये वापस रिपेयर करता है, मतलब वो उनको ये दुरुस्त करता है, और आपको मतलब ये श्वास में आराम होता है। दूसरा, जो TB जिन लोगों को होती है, राज यक्ष्मा जिसे आयुर्वेद में कहा जाता है, तो TB के जो रोगी हैं
उनको ये मतलब अत्यंत लाभप्रद मतलब माना गया है। और बल्कि मेरा खुद का निजी अनुभव है कि श्री नवग्रह आश्रम पर अब तक हजारों लोगों का जो टीबी का जो इलाज है, उनका जिनका सरकारी एलोपैथी से या सरकारी चिकित्सालय से वो इलाज ले रहे थे, और उन लोगों ने इस इलाज को भी लेना शुरू किया। मतलब सरकारी इलाज को, मैं बिना किसी आलोचना की बात कर रहा हूँ कि सरकारी जो डॉट्स है जो टीबी का वो ले रहे थे, कम से कम उनको साल 2-2 साल हो गए थे और वो पूर्ण रूपेण ठीक नहीं हुए थे, परंतु यहाँ से इलाज लेने में वो मात्र 6 महीने में उनकी टीबी बिल्कुल 100% क्योर हो गई। मतलब उनके बाद में खुद उन डॉक्टर्स ने भी काफी बाहर के डॉक्टर्स, काफी मेडिकल यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े प्रोफेसर और उन लोगों का भी आना होता है जो श्वास रोग विशेषज्ञ है, और उनका ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मतलब नवग्रह आश्रम की कि इस बेल को आपने बचा के रखा है। वैसे अमूमन ये बड़ी मुश्किल से मिलने वाली बेल है। दूसरा, इसके जो अगर अपन यूं फायदों की बात करें तो इतने असंख्य फायदे हैं। मतलब फेफड़ों में जो इन्फेक्शन होता है, संक्रमण जो होता है, मतलब लंग इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, लंग इन्फेक्शन को खत्म करने में दमावेल का कोई जवाब नहीं है। मतलब इतनी महत्वपूर्ण और इतनी असरकारक मतलब ये औषधि है आपके फेफड़ों में जो संक्रमण होता है। एक विशेष तौर से जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, मतलब यानी कि 3-4 साल के जो बच्चे होते हैं, वो एलोपैथी की औषधि नहीं ले पाते हैं, अगर वो लेते हैं तो उनको उसके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। तो छोटे बच्चों के लिए इसका ये जो आकार का मैं छोटा पत्ते 2 पत्ते आपको दिख रहे हैं, इसका आधा पत्ता उसको बहुत अच्छा सा बारीक बांट के और शहद के साथ में मिला के अगर बच्चे को चटा दिया जाए तो उसको, जिस बच्चों को श्वास चढ़ना एक रोग होता है कि भाई इस बच्चे को तो श्वास चढ़ रही है, तो वो बहुत जल्दी और बहुत असरकारक ढंग से मतलब ये ठीक करता है। अस्थमा जिन लोगों को है, चाहे कितना ही पुराना अस्थमा हो, उन लोगों के लिए ये जो दमावेल है ये अत्यंत लाभप्रद औषधि है। और दमा में मतलब अस्थमा के अंदर तो जबरदस्त मतलब बेनिफिट ये करती है। जिन लोगों को लंग कैंसर है, फेफड़े का कैंसर जिन लोगों को है और श्वास लेने में तकलीफ होती है, तो उनके लिए भी ये मतलब बहुत असरकारक औषधि है। तासीर के मामले में अगर बात करूं तो ये गर्म तासीर का पौधा है, मतलब इसमें अत्यंत गर्मी है। तो अत्यंत गर्मी से मतलब मेरा मतलब ये है कि इसकी अत्यधिक मात्रा नहीं ली जा सकती। मतलब वयस्क व्यक्ति के लिए एक दिन में अधिकतम ये 1 पत्ता लेना होता है और 5 दिन तक 1-1 पत्ता प्रतिदिन लेना होता है, और फिर महीने में 25 दिन नहीं लेना होता है। मतलब इसकी क्योंकि गर्म तासीर की वजह से अगर इसको बहुत ज्यादा ले तो आदमी को मिलती आने लग सकती है, उल्टियां हो सकती है, या बल्कि हो सकता है कि बहुत अधिक मात्रा में अगर ले तो आदमी को मतलब काफी गर्मी शरीर में हो सकती है। तो इसलिए इसकी जैसे काली खांसी है, कुकर खांसी है, जितनी भी प्रकार की खांसियां है, खांसी जिनको चलती है, उसमें यह अत्यंत मतलब उपयोगी औषधीय पौधा है। इसे किसी क्षेत्र में अंतमूल भी कहा जाता है। अंतमूल भी इसका मतलब नाम है। दमावेल को कहीं लोग बाग अंतमूल भी कहते हैं। ये साइनस संबंधी जितनी बीमारियां हैं, आपकी नाक में हड्डी बड़ा होना या साइनस में श्वास लेने में तकलीफ होना, ये इस प्रकार की जो समस्याएं हैं जिन लोगों को, उनको भी जो दमावेल है वो बहुत अत्यंत मतलब लाभप्रद है। तो मित्रों, मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूं कि एक तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ये दमावेल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये अत्यंत गर्मी की तासीर वाली औषधि है। बाकी आप करीब करीब सभी रोगियों को दे सकते हैं। और इसे नवग्रह आश्रम पर इसके जो पत्ते हैं वो हम यहाँ से जो श्वास रोगी के जो रोगी आते हैं उनको ये पत्ते बिल्कुल निःशुल्क देते हैं। इन पत्तों का उनसे किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। ये नवग्रह आश्रम का एक प्रकल्प है जिसको हम पूरा कर रहे हैं।